हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईटी जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यह एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है और इसमें आपको जो भी आंसर मिलेगा उसे आपको ट्रंकेट या राउंड ऑफ कर देना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इसमें सही आंसर के लिए +3 मार्क्स और रॉन्ग या अनएप्टीट्यूड क्वेश्चन के लिए आपको 0 मार्क्स का प्रोविजन है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यह एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू formed in the following reaction sequence is। तो यह फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें आपको वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू बताना है। तो यहाँ पर क्या है, यह क्लोरोबेंजीन आपको दिया हुआ है, यह क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है। इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन पहले स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन पर और 300 एटमॉस्फेयर में पहले स्टेप में रिएक्शन कराया गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में बोला गया कि इस पर कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड किया गया पहले, फिर बाद में कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड किया गया, जिससे Q एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। और इसी Q के अंदर आपको वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताना है। ठीक है, वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताना है और इसमें आपको एटॉमिक मासेस का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो यह क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है और यह अल्कोहल, फेनोल और ईथर चैप्टर से एनसीईआरटी से उठाया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और इसे देखते हैं कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको एनसीईआरटी का सबसे पहले मैं अल्काइल हैलाइड चैप्टर का पार्ट दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में यह क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और 623 केल्विन और 300 एटीएम पे जब आप पहले स्टेप का रिएक्शन करेंगे, इसमें क्या होगा, ये फेनोल कब बनता है, जब आप इस पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में H+ भी डालते तब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने H+ नहीं डाला है इसके बाद, जो कि कंसिडर्ड H2SO4 से ही आएगा H+, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर फेनोल बनेगा। लेकिन अगर H+ नहीं डालेंगे तो यहाँ पर हम लोग फेनोक्साइड आयन बनाकर छोड़ देंगे। ठीक है, तो यह रिएक्शन क्या यहाँ पर होता है, यह रिएक्शन ये बहुत ही हाई टेम्परेचर 623 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर पे होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर। अगर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा होता है ना, जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन ब्यूटाइन ग्रुप, तो रिएक्शन क्या हो जाता है, रिएक्शन कंडीशन बहुत ही ईजी होने लगता है। जैसे 3 नाइट्रो ग्रुप होते हैं तो सिर्फ वार्म करने पर रिएक्शन हो जाता है, 2 नाइट्रो होते हैं तो थोड़े कम टेम्परेचर हो जाता है, और 1 नाइट्रो होता है तो थोड़ा और ज्यादा टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा है, इसलिए रिएक्शन कंडीशन क्या है, बहुत ही विगरस कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कराया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला रिएक्शन का जो पहला अपना प्रोडक्ट है ना, वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि पहले स्टेप में हम लोग फेनोल बना सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग अल्कोहल चैप्टर को देखते हैं। एनसीईआरटी का जब अल्कोहल चैप्टर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर यह एग्जैक्ट रिएक्शन कंडीशन लिखा हुआ है और ये पहले स्टेप में क्या बनेगा, फेनोक्साइड बनेगा, सोडियम फेनोक्साइड बनेगा, और इस पर जब आप HCl डालेंगे तब यह फेनोल बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो यहाँ अल्कोहल चैप्टर में भी आपको लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे का जो पार्ट है, आगे रिएक्शन के जो आगे का पार्ट है वह आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आगे कह रहा है कि जब इसका आप अगर फेनोल का अगर डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड से अगर आप ट्रीट कर देते ना, अगर यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं डालते, डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, पिक्रिक एसिड बनता। लेकिन इस रिएक्शन का यील्ड क्या आता है, बहुत ही पुअर आता है। पुअर क्यों आता है, क्योंकि फेनोल के रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत ही हाई है। ठीक है, तो ये हाईली एक्टिवेटेड सिस्टम है, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन कर देता है, तो ये हाईली एक्टिवेटेड रिंग सिस्टम है। तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के कारण यहाँ तो पिक्रिक एसिड बनता ही है, साथ में सब कुछ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बन जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बन जाता है, जिसके कारण रिएक्शन का यील्ड क्या रहता है, पुअर रहता है। ठीक है, लेकिन इसलिए लिखा है यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है कि नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फेनोल फर्स्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो पहले स्टेप में आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कर दीजिए, विच कन्वर्ट्स इट इनटू फेनोल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड, फेनोल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड पहले बना लीजिए, then with concentrated nitric acid, then with concentrated nitric acid to get 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, और यही तो आपका पिक्रिक एसिड है। तो पिक्रिक एसिड बनाने का जो मॉडिफाइड मेथड क्या है, वही आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर यही पार्ट हमारा मेन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया था, रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट कहाँ से उठाया गया है, सेकंड पार्ट यहाँ से उठाया गया है, जिसमें जब आप पहले स्टेप में फेनोल का रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, फेनोल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड बनेगा। तो यही आपका फेनोल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड है।
फिर उसके बाद जब आप रिएक्शन देन विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट गिव्स 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, ठीक है, तब आगे ये देता है। तो हम लोगों ने ना ये प्रोडक्ट क्यू को आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि यही हमारा प्रोडक्ट क्या है, क्यू है, ठीक है, यही हमारा प्रोडक्ट क्यू है, और इसी के अंदर आपको वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे और इसी के थ्रू वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसके स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने जो स्कीम तो आइडेंटिफाई कर लिया। तो पहला स्टेप क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बनाने का जो स्टेप है ना, इसे हम लोग डॉप प्रोसेस कहते हैं, और ये इंडस्ट्रियल मेथड फॉर फेनॉल प्रिपरेशन भी है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो आगे अगर हम लोग चलें तो इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म देखें तो पहले स्टेप में बहुत ही आपको विग्रस कंडीशन लगता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं और ये हाई टेम्परेचर और बहुत ही हाई प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर बहुत ही हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्शन होता है वह कैसे रिएक्शन होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसमें ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन ये रिएक्शन कैसे होता है, ये बेंजाइन इंटरमीडिएट पाथवे के थ्रू जाता है, जिसे हम लोग एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में एलिमिनेशन होता है। यहाँ पर OH माइनस क्या करेगा, यहाँ के H को ले लेगा, ठीक है। H को लेता है और ये बॉन्ड खुलेगा और फिर ये Cl लीव कर जाएगा। तो इसके बेसिस पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ऐसे ही हम लोग कहते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट कहते हैं, यह हाईली अनस्टेबल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर OH माइनस अटैक करेगा और इस पोजीशन पे जैसे अटैक किया, इस पोजीशन अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ पर खुलेगा माइनस, और यहाँ पर ये प्रोटोनेट होकर, ये प्रोटोनेशन मतलब अंदर ही अंदर प्रोटोनेट और डिप्रोटोनेट होकर ये फेनोक्साइड आयन दे देगा, ठीक है, फेनोक्साइड आयन दे देगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन पे माइनस से बेटर है कि ऑक्सीजन पर माइनस रहे। तो ये फेनोक्साइड आयन हम लोगों ने ये पहले स्टेप में बना लिया। तो ये पहला स्टेप का जो पार्ट तो हमारा ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग अगर आगे चलें तो देखें कि अब हम लोग रिएक्शन में क्या डाल रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यह एसिडिक मीडियम है, तो हम मानेंगे कि जो फेनोक्साइड आयन क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा और ये फेनोल दे देगा। फेनोल देने के बाद अब फेनोल पर कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन पार्ट अब हमें देखना है। तो फेनोल पर जब हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो ये क्या होता है, फेनोल को हम जानते हैं कि ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसके ऑर्थो पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी और इसी सेम यहाँ पर पैरा पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। इसीलिए कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग SO3 कहते हैं या फिर HSO3 भी कहते हैं, HSO3 प्लस भी कहते हैं, ठीक है। तो यह जब इलेक्ट्रोफाइल SO3 या HSO3 प्लस ये जो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो पोजीशन पे भी ऐड हो सकता है या फिर इधर इसके ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा या फिर पैरा पोजीशन पे। तो एक बार ऑर्थो पे SO3H बनेगा या फिर पैरा पे बनेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जब ये ऑर्थो पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर जब ऑर्थो पे इसने अटैक किया SO3H प्लस ने, तो ये हुआ, और यहाँ से जब आप H प्लस निकाल देंगे तो यही क्या मिल देगा, यही आपको ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनेशन हो जाएगा। और यहाँ पर जब ये SO3H ने यहाँ पर पैरा पे अटैक किया था तो यहाँ से जब H प्लस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये हम लोग जान गए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में तो ये हो गया मोनोसल्फोनेशन, लेकिन हमें बनाना क्या है, फेनोल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड बनाना है, तो और हमें सल्फोनेशन करना होगा। तो ये क्या है, अभी भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अभी भी है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो अगला सल्फोनेशन हम लोग कहाँ करेंगे, अगला सल्फोनेशन यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो OH का पारा और ये इसका मेटा, ठीक है। और अगला और इसमें सल्फोनेशन कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सल्फोनेशन अगर हम लोग करें तो इससे हमें नेक्स्ट सल्फोनेशन करने पर ये हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने सारे स्टेप को क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम लिखा है, क्योंकि सल्फोनेशन जो ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सॉल्यूशन है जहाँ पे सल्फोनेशन क्या है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम होता है, और इसी का यूज करके तो हम लोग इसे डीसल्फोनेशन भी करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, अब अगले स्टेप में अब हमें यहाँ पर नाइट्रिक एसिड ऐड करना है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड ऐड करना है। तो जैसे ही इस पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं तो हमें पिक्रिक एसिड बनाना है, लेकिन ये जो नाइट्रिक एसिड हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, नाइट्रिक एसिड में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 प्लस होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये NO2 प्लस होता है। तो NO2 प्लस कहाँ अटैक करेगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पर अटैक करेगा, और ये दोनों मेटा डायरेक्टिंग है। तो पहले क्या होगा, इस पोजीशन पर जाकर क्या करेगा, NO2 आपका अटैक करेगा। फिर बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ से H प्लस निकाल देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये
ये हमारा नाइट्रेशन प्रोडक्ट यहाँ पर ये बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रेशन का आपने कहाँ करा दिया, इस पोजीशन पर आपने नाइट्रेशन करा दिया, ठीक है। तो एक नाइट्रो ग्रुप आपने लगा दिया, लेकिन अभी भी तो 2 सल्फोनिक एसिड ग्रुप बचा ना, अब इन 2 को हटाना है। तो इन 2 पोजीशन पर, क्योंकि सल्फोनिक जो आपका ग्रुप है ना SO3H ग्रुप, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि NO2+ जो यहाँ से फिर से इलेक्ट्रोफाइल है, NO2+ इसके इसी पोजीशन पे अटैक करेगा। NO2+ कहाँ पे अटैक करेगा, इसी पोजीशन पर, इसी कार्बन पर अटैक करेगा। इस कार्बन पे जब अटैक करेगा यहाँ पर प्लस बनेगा, और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये बॉन्ड को तोड़ देंगे तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग डीसल्फोनेशन के स्टेप को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, सल्फोनिक एसिड को मैंने एक्सपेंड करके लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये वाला यहाँ से यहाँ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, SO3 ग्रुप लीव करके ये किस फॉर्म में लीव हो जाएगा फाइनली, यहाँ से H+ निकलेगा, ये वाला H+ यहाँ आ जाएगा और साथ में SO3 भी निकलेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये लीव कर जाएगा, और लीव करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो ग्रुप लग गया, ठीक है। तो सेम काम हम लोग क्या कर सकते हैं, अगले SO3H को भी हम लोग ये रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डीसल्फोनेशन कर देंगे और साथ में NO2+ यहाँ पर लग गया, ठीक है। तो हम लोगों ने पिक्रिक एसिड को बना लिया, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड हमारा ये प्रोडक्ट बन चुका है। तो अब हम लोग Q को जानते हैं, और Q का हमें फॉर्मूला भी पता है, अगर इसका फॉर्मूला देखें तो इसमें 6 कार्बन है, 3 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर टोटल 7 ऑक्सीजन है, टोटल फार्मूला में 7 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसके बेस पर अगर आप इस कंपाउंड का मोलिकुलर मास देखें, तो मोलिकुलर मास मैंने यहाँ निकाला है। तो 6 कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 × 6, फिर हाइड्रोजन का 1 इंटू, ये 3 हाइड्रोजन है, फिर 3 नाइट्रोजन है तो 14 × 3, फिर 7 ऑक्सीजन है तो 16 × 7। तो इन सारे को पार्ट को अगर आप ऐड करेंगे तो मोलर मास और पिक्रिक एसिड क्या आएगा, 229 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। अब इसी के अंदर हमें क्या निकालना है, वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो हम लोग वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या लिख सकते हैं कि वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ इंटायर कंपाउंड। Q कंपाउंड क्या है, पिक्रिक एसिड का कंपाउंड का वेट इंटू 100 करेंगे, ठीक है। वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ Q इंटू 100 करेंगे। तो इसको अगर हम लोग सारे वैल्यू को फिल करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास जो है 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास तो 1 × 3 आएगा, 1 × 3 ये 3 ग्राम आएगा। और टोटल मास कितना है, टोटल Q का मास कितना है, Q पिक्रिक एसिड का मास 229 ग्राम है, तो 3/229। तो इसे अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 300/229, और ये वैल्यू कितना दे देगा, 1.31 दे देगा, और यही हमारा आंसर है। इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर कितना हो गया, 1.31 हो गया, 1.31 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब एक बार हम लोग देखना चाहें कि ये जो सेम क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का देखिए, पहला पार्ट JEE मेन 2021 में इस क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है ना, सिर्फ पार्ट 1 के ऊपर क्लोरोबेंजीन का जब ये रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर, ये क्या बन जाता है, फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड बनेगा। तो इसमें बोला है कि द एबव रिएक्शन रिक्वायर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंडीशन। तो इसका देखिए पार्ट 1 का जो पार्ट है ना, पार्ट 1 पर ऑलरेडी JEE ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो पार्ट 1 का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ये आपका ये आंसर है, ठीक है। या कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग डॉ प्रोसेस कहें, ठीक है। तो अगला अगर इसी को स्टेप को देखें, अगला अगर आप देखें नेक्स्ट अगर देखें, तो जो सेकंड वाला रिएक्शन है ना, एक बार और AIEEE में पूछा हुआ है। AIEEE जो 2013 के पहले तो आपका JEE मेन के जगह पर AIEEE हुआ करता था, उसमें बोला है कि फेनोल व्हेन ट्रीटेड फर्स्ट विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो पहले आप सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट कीजिए, देन विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो ये सेकंड स्टेप में तो वही है हमारा। तो इसमें क्या बनेगा हमारा, फेनोल पे रिएक्शन करते हैं, फेनोल पे जब आप रिएक्शन करेंगे तो ये क्या देता है, पिक्रिक एसिड दे देता है, पिक्रिक एसिड का नाम क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनोल, ठीक है। तो ये दो एक ही है ना, एक ही JEE मेन का एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें 2 बार तो JEE है ना, JEE एडवांस में जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका क्या हुआ, 2 बार JEE मेन में आ गया। JEE एडवांस में जो आपका क्वेश्चन है वो क्या हुआ, 2 बार इसका JEE मेन है, और साथ में उसमें मोल कंसेप्ट भी अप्लाई करके ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीसरा मैं आपको ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन जो JEE मेन 2019 में आया है, इसमें क्या होता है कि फेनोलिक कंपाउंड है, इसका ब्रोमिनेशन करेंगे एक्सेस में, तो क्या होगा, एक ब्रोमीन तो यहाँ लगेगा ही Br+, यहाँ भी Br+ लग जाएगा, यहाँ भी Br लगेगा, है ना, क्योंकि Br+ ही यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, और यहाँ डीसल्फोनेशन भी हो जाता है।
इसीलिए यहाँ तो Br लगेगा, यहाँ ही लगेगा और ये डीसल्फोनेशन भी हो जाता है, जैसा कि इसमें नाइट्रेशन के केस में हुआ था कि यहाँ तो NO2 लगा ही था, साथ में ये SO3H दोनों जगह का हटकर डीसल्फोनेशन भी हो गया था। ठीक है, इसलिए ये डीसल्फोनेशन भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा, तो हम लोग फाइनल आंसर को मार्क कर लें, तो ये हमारा 1.31 आंसर आ गया, और ये जो आंसर है ये ऑफिशियल आंसर की जो IIT बॉम्बे के द्वारा पब्लिश किया गया, उसका आंसर की रेंज 1.30 से 1.32 के बीच दिया हुआ था, और ये उसे मैच होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने फाइनली सॉल्व कर लिया, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन था NCERT का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।